जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, थैलासीमिया, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए एक जीन होता है, जीन एस, ये हो जाएगा जीन एस, ये एस जीन है। ठीक है, इस एस जीन के दो फॉर्म होते हैं, कैपिटल एस और स्मॉल एस। कैपिटल एस क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल एस क्या है? रेसेसिव है। ठीक है, और ये जो डोमिनेंट जीन एस का जो डोमिनेंट एलील है, ठीक है, इसकी वजह से डिजीज नहीं होता। ठीक है, और जीन एस का जो रेसेसिव एलील है स्मॉल एस, उससे डिजीज होता है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि रेसेसिव जीन की वजह से ये डिजीज होता है। रेसेसिव जीन की वजह से डिजीज होता है, इसलिए हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। बात समझ गए? ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं नॉर्मल और यहां लिख देते हैं सिकल सेल एनीमिया। मतलब ये हुआ कि सिकल सेल एनीमिया के लिए रेसेसिव जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसके हम जीनोटाइप बनाते हैं। अगर कैपिटल एस है, कैपिटल एस है, तो क्या होगा? पर्सन नॉर्मल होगा। पर्सन कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है, इस डिजीज में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल मतलब हंसिया, हंसिया वही है ना। सिकल मीन्स क्या होता है? हंसिया, है ना। तो जो आरबीसी है ना, तो वो सिकल शेप हो जाती है, हंसिया की तरह हो जाती है, जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। बात समझ में? यही डिजीज है। ठीक है, तो यहां पर अगर कैपिटल एस है, मतलब दोनों डोमिनेंट हैं, तो आरबीसी कैसी होंगी? 100% आरबीसी नॉर्मल होंगी। 100% आरबीसी क्या होंगी? नॉर्मल होंगी। ठीक है, और अगर कैपिटल एस स्मॉल एस है, तो क्या होगा? एक डोमिनेंट एलील है और एक रेसेसिव एलील है, तो ये पर्सन कैसा होगा? ये नॉर्मल नहीं होगा। यहां पर कोडोमिनेंस लागू होता है। बात समझिए में, यहां पर कोडोमिनेंस लागू होता है। तो एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, तो 50% आरबीसी नॉर्मल बनेगी और 50% आरबीसी सिकल शेप बनेगी। नहीं समझ पाए? ठीक है, तो ये हो जाएगा 50% आरबीसी नॉर्मल, 50% आरबीसी सिकल शेप। ठीक है, ये जो पैटर्न है सिकल सेल एनीमिया का, ये कोडोमिनेंस को फॉलो करता है। तो कोडोमिनेंस में बताया था ना, कोई डोमिनेंट होता है ना ही कोई रेसेसिव होता है, दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं।
तो कैपिटल एस नॉर्मल बनाएगा और स्मॉल एस सिकल शेप्ड बनाएगा। तो 50% नॉर्मल होंगी और 50% सिकल शेप्ड होंगी आरबीसी। ठीक है। और अच्छा, अगर स्मॉल एस और स्मॉल एस आ जाए तो क्या होगा? 100% आरबीसी सिकल शेप्ड होंगी। तो हो जाएगा 100% आरबीसी सिकल शेप्ड। बात समझ में? एक बात बताओ, जब 100% आरबीसी सिकल शेप्ड होगी तो वो पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी ही नहीं करेगा। उसका ब्लड, उसकी आरबीसी जो है ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगी, तो पर्सन सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये होता है भाई लीथल। क्या हो लीथल का मतलब? मृत्यु कारक, जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लीथल का मतलब जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। कहते ना तुम बहुत लीथल हो यार। लीथल का मतलब खतरनाक, है ना, डेंजरस, जो मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, डेथ के लिए, तो उसे बोलते हैं लीथल। ठीक है, तो ये लीथल हो गया। अब देखो ये सिकल सेल एनीमिया कैसे ओरिजिनेट होती है। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। और उसमें दो, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? दो स्ट्रैंड होती है। एक स्ट्रैंड होती है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी होती है 5' to 3', ठीक है। और दूसरी स्ट्रैंड होती है 3' to 5', जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो है एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? एमआरएनए। तो ये डीएनए हो गया और ये क्या हो गया? एमआरएनए। आरएनए जो होते हैं, कोई भी आरएनए हो, एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए, सब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये एमआरएनए है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट और टेम्पलेट। तो आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो टेम्पलेट, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है। डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है। बात समझ गई? उसके बाद में एमआरएनए से बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे चल करके प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। यहां पर हमने बनाया है एक हीमोग्लोबिन का डायग्राम। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का ये कोर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कोर पार्ट। इसमें दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है, यही पॉलीपेप्टाइड लिखा है ना। तो ये और ये क्या है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये क्या है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। क्लियर है? यहां पर जो है ये एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं? कोडॉन। एमआरएनए पर क्या होते हैं? कोडॉन के बारे में हमने बता रखा है ना। क्या होता है? ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के जो ट्रिपलेट ग्रुप होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? कोडॉन कहा जाता है। बस समझ भाई? ठीक है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सब न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। ठीक है, यहां ट्रिपलेट ग्रुप होगा, यहां ट्रिपलेट ग्रुप होगा, यहां ट्रिपलेट ग्रुप होगा, यहां होगा, यहां होगा। उसको हमने नहीं दिखाया है क्योंकि उसका जो है इस सिकल सेल एनीमिया में कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहां पर 6th वाला हमने ट्रिपलेट ग्रुप दिखाया है। 6th वाला ट्रिपलेट ग्रुप दिखाया है क्योंकि चेंज जो है वो 6th वाले ग्रुप में होता है। 6th वाले ट्रिपलेट ग्रुप में होता है, इसलिए हमने 6th वाला केवल दिखाया है, बाकी नहीं दिखाया है। बात समझ गई? तो यहां पर जो डीएनए की नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहां पर 6th पोजीशन पे GAG होता है। ठीक है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। G का C, A का T और G का C होगा। ठीक है,
और फिर बनती है इससे बनता है इससे एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए जो बनेगा तो फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए पर आएंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो एमआरएनए पर आएंगे। जैसे सी का जी, टी का ए और सी का जी होता है। बात समझ गए? अब ये कोडॉन हो गया। क्या हो गया? यहां पर कोडॉन पाए जाएंगे। फर्स्ट कोडॉन, कोडॉन, सेकेंड कोडॉन, थर्ड कोडॉन, फोर्थ कोडॉन, फिफ्थ कोडॉन और ये क्या है? सिक्स्थ कोडॉन है। इधर सेवेंथ एट नाइन्थ कोडॉन भी होंगे। ठीक है, सिक्स्थ कोडॉन सिर्फ हम लेकर के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेंज सिर्फ सिक्स्थ कोडॉन में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? एमिनो एसिड की एक चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? एमिनो एसिड की चेन होती है। और लास्ट टर्म पे हमने बता रखा है कि ये जो कोडॉन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब यहां पर जो कोडॉन था उसने वैलिन को कोड किया, यहां जो कोडॉन था उसने हिस्टिडीन को कोड किया, यहां पर जो कोडॉन था उसने ल्यूसीन को कोड किया, यहां पर जो कोडॉन था उसने थ्रियोनिन को कोड किया, यहां पर जो कोडॉन था उसने प्रोलीन को कोड किया। और GAG कोडॉन जो है ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। और यहां पर जो कोडॉन होगा वो भी ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। बात समझ गए? ये एक नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये क्या है? ये दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और ये दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो ये बन गई एक नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बन गई? नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। इससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। बात समझ में? अब देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है और ये एबनॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है। ये नॉर्मल नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसमें सिक्स्थ पोजीशन पर GAG है। तो यहां पर A को T रिप्लेस कर देता है। A नाइट्रोजन बेस जो है उसको T नाइट्रोजन बेस रिप्लेस कर देता है। और A एक प्यूरिन है और T एक पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन को पिरिमिडीन ने रिप्लेस किया है, इसलिए ये ट्रांसवर्जन हो गया। इधर टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या होगा? अब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो G का C हो जाएगा, T का A आ जाएगा और G का C हो जाएगा। फिर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से mRNA बनाएंगे तो इसमें C का कॉम्प्लीमेंट्री G आएगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री U आएगा और C का कॉम्प्लीमेंट्री G आएगा। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी इस mRNA से। तो वैलिन मींस फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकेंड एमिनो एसिड, थर्ड एमिनो एसिड, फोर्थ एमिनो एसिड और फिफ्थ एमिनो एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर सिक्स्थ पोजीशन पे mRNA में GAG कोडॉन था और यहां पर कोडॉन बन गया सिक्स्थ पोजीशन पर GUG। यहां पर GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करता था और यहां पर GUG कोड करता है वैलिन को। वैलिन को कोड करेगा। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनेगी, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो कि एबनॉर्मल होगी। ये दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि नॉर्मल है और ये दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि एबनॉर्मल है, सिकल शेप्ड है, हंसिया जैसी है। ये
एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। इसको बोलते हैं सिकल सेल्ड हीमोग्लोबिन, जिसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम होती है। अब यहां पर देखते हैं चेंज कहां कहां हुआ है। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए को टी ने रिप्लेस किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड में टी को ए ने रिप्लेस किया, और एमआरएनए में 6th कोडॉन में ए को यू ने रिप्लेस किया। मींस जीएजी कोडॉन को जीयूजी कोडॉन ने रिप्लेस कर दिया, और पॉलीपेप्टाइड चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वैलिन ने रिप्लेस कर दिया। इस तरह से जो इससे इस पॉलीपेप्टाइड चेन से बीटा चेन बनेगी हीमोग्लोबिन के लिए, वो एबनॉर्मल होगी, सिकल शेप्ड होगी, और इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम होती है। इस तरह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अब यहां पर हमें देखना है सिकल सेल एनीमिया किन किन चीजों का एग्जाम्पल है। तो पहला है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डिजीज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से होता है, और इसके लिए रेसेसिव एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है HbS। इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, HbS जो कि डोमिनेंट है, और HbS जो कि रेसेसिव है। इसकी वजह से डिजीज होता है, और इसकी वजह से पर्सन नॉर्मल रहता है। अब यहां पर अगर पर्सन में HbS और HbS होता है तो 100% आरबीसी नॉर्मल होती है, और अगर HbS आ जाए तो 50% आरबीसी नॉर्मल होती है, और 50% आरबीसी सिकल शेप्ड होती है। तो यहां पर HB मींस डोमिनेंट एलील भी एक्सप्रेस हो रहा है, और रेसेसिव एलील भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। फिर लिथैलिटी का एग्जांपल है, वो कैसे? HbS और HbS जीनोटाइप के केस में 100% आरबीसी सिकल शेप्ड होती है, और वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए ये लिथैलिटी का एग्जांपल हो गया। फिर है पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, इसलिए ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। फिर है ट्रांसवर्सन का एग्जांपल है। ट्रांसवर्सन का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि प्यूरिन को पिरिमिडीन रिप्लेस करता है, प्यूरिन को पिरिमिडीन रिप्लेस करता है, इसलिए ट्रांसवर्सन का एग्जांपल है। फिर लास्ट है ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि सिकल शेप्ड एनीमिक पर्सन में मलेरिया नहीं होता। उसका रीजन क्या है? मलेरिया के लिए एक प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को एक्सेप्ट करने के लिए आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं, और सिकल सेल एनीमिक पर्सन में आरबीसी की सरफेस पे वो एंटीजन नहीं होते, इसलिए उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता। तो एक जीन अगर डिस्टर्ब होता है, एक जीन में अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो दो चीजें यहां पर आ रही हैं। एक तो उसमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, और दूसरा उस पर्सन को मलेरिया नहीं होता, इसलिए ये प्लियोट्रॉपी में भी रखा जा सकता है।